गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योमेट्री आईएएस यूट्यूब चैनल। आज सैटरडे है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, और इसका मैं पार्ट 1 करवा रही हूँ आज। नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स। तो आज हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साइड बाय साइड करते रहना। और एक दो क्वेश्चन होमवर्क के भी होंगे, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर्स चाहिए उन सबके, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। Question number 1. A village is having a population of 4,000, requires 150 liters of water per head per day. ठीक है. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter and 6 meter. मतलब it's kind of a cuboid. ठीक है. The water of this tank will last for how many days? ठीक है. तो पहले तो वॉल्यूम निकालनी है हमने. Volume will be 20 into 15 into 6. This will be the volume, right? Meter cube, right? Meter cube. इसको सॉल्व करो. 15 2 is 30 and that will be 180. This is the meter cube. Now meter cube को हमें जो कन्वर्ट करना है वो लीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें लीटर्स में गिवन है क्वेश्चन में कि 150 लीटर्स एक बंदे को चाहिए होता है एक दिन के लिए. ठीक है. पर हेड पर डे वाटर चाहिए, राइट. तो मीटर क्यूब इन लीटर्स को कैसे करेंगे बताओ. मीटर क्यूब को लीटर्स में करेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. ठीक है. तो अब इसको कन्वर्ट करो, इसको इंटू 1000 कर देंगे, राइट. तो ये लीटर्स में हो जाएगा. तो 1800 इंटू 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा लीटर्स. नाउ दिस इज फॉर द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक. अब हमें चाहिए एक बंदे के हिसाब से, तो 4000 into 150 liters will give us the value of how much water needed for the whole village in one day. ठीक है. वाटर पर डे, पर हेड हटा दिया हमने. पर डे के हिसाब से अब हम इसको काउंट करने वाले हैं. 4000 इंटू 15 150. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 होता है 4 इंटू 15, और उसके बाद हमें लगाने हैं 1 2 3 4 जीरोस. ठीक है. नाउ दिस इज द वन एक दिन का पानी जो कि पूरा विलेज यूज करता है. ठीक है. अब इस पूरे जो वॉल्यूम ऑफ द टैंक है उसको इससे डिवाइड कर देंगे. 1800 इंटू 1000 अपॉन में ये आएगा 6, और 1 2 3 4 एंड 5 जीरोस. अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 और 3 5, और ये 5 सारे कट जाएंगे और ये 3 आ जाएगा. तो 3 दिन का पानी उस टैंक में स्टोर हो सकता है. ठीक है. एक बार टैंक भर जाएगा तो वो विलेज को 3 दिन तक पानी दे सकता है. उसके बाद उसको फिर से फिल करना पड़ेगा. ये वैसे तो थोड़ा पुराना है, 2011 का क्वेश्चन है, बट स्टिल क्वेश्चन है तो वी हैव टू ट्राई. क्या पता इसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा आ जाए. Now this is the homework question. I want all of you to do it, to try it, और मेरे को इसका आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, और इसका जो भी करेक्ट आंसर देगा उसको मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में उसका कमेंट का स्क्रीनशॉट डालूंगी और उस पर अप्रिशिएट करूंगी उस किट को. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और अगर नहीं भी होता ना तो मेरे को कमेंट में ये भी बताना कि मैम नहीं हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट जब वीडियो लेकर आऊंगी, इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी ना, तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लूंगी. अभी आपने ट्राई करना है सॉल्व करने का और मेरे को आंसर देना है. दोबारा देख लो चाहे तो क्वेश्चन. If you guys want to, you can see it and once again take a screenshot, pause the video, try to do it and tell me what is the correct answer. Now let's do the second question. An agricultural field is in the form of a rectangle. एक rectangle की field है जिसकी length x1 meters है और breadth x2 meters है. ठीक है. अगर x1 प्लस x2 की वैल्यू 40 मीटर्स है और एरिया जो है तो एरिया जो है वो कितनी वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकता. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई कि x1 को अगर हम 20 ले लें और x2 को हमें फिर 20 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि x1 x2 की वैल्यू 40 गिवन है, राइट. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x1 इंटू x2 विल गिव अस 400.
ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई. नाउ लेट्स ट्राई टू टेक अ बिगर वैल्यू देन 20. लेट्स टेक x1 एज 25. तो अगर x1 25 आ गया तो x2 क्या आएगा, 15 आएगा, है ना. अब इसकी वैल्यू निकालो, 25 इंटू 15 करो, 15 5 75, 7 कैरी 37, 375. तो ये क्या है, 400 से कम है. तो अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे जो 20 से ज्यादा होगी, मतलब 20 के अलावा कोई और वैल्यू लोगे तो वो हमेशा 400 से कम ही आएगा. लेट्स ट्राई 30 एंड 10, तो वो भी 300 होगा, और कम हो गया, है ना. अगर हम और ले ले वैल्यू, लेट्स टेक 21, तो ये आएगी 19. 21 इंटू 19 करके देखो, 19 वन जा 19, 1 कैरी, 19 2 38, 1 कैरी इज 39. तो 399 आ रहा है, फिर भी 400 से कम है, राइट. तो 400 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया है वो 400 से ज्यादा नहीं जाएगा. ठीक है, आई बात समझ. देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करा है मैंने. मेजरली पहले मैंने 20 इक्वल ले लिया, उसके बाद बाकी सारे ट्राई करके देख लिए, तो पता चल रहा है कि कम ही आ रही है वैल्यू अगर आप कोई और भी वैल्यू लोगे तो, राइट. तो नाउ लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन. AB is a vertical trunk of a huge tree. ठीक है, सॉरी गाइस. तो एक बहुत बड़ा ट्री है, उसका एक वर्टिकल ट्रंक है. वर्टिकल ट्रंक सिलेंडर होंगे ना इस टाइप का, वो ए बी है. ठीक है, बीइंग ए द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड. ये ए हो गया और ये बी हो गया. ड्यू टू अ साइक्लोन द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन एट सी. अब यहां से मान लो ये ट्रंक जो है वो इस एरिया से ब्रोक हुआ है सी से, विच इज एट द हाइट ऑफ 12 मीटर्स. एट द हाइट ऑफ 12 मतलब यहां से इतना एरिया जो है वो 12 मीटर्स का है. ब्रोकन पार्ट इज पार्शली अटैच्ड टू द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ट्रंक एट सी. अब ये जब टूटेगा ना तो क्या हुआ, ऐसा कुछ हो रहा है. दिस इज ए, दिस इज सी, और ये 12 मीटर है, और यहां से पार्ट ज्वाइंट है, और ये जो ट्रंक टूटा है ये नीचे आ गया है ऐसे. नाउ अगेन दिस इज सी ओनली, और ये बी आ गया. ठीक है, इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी टचेस द ग्राउंड एट डी. अब ये जो बी है जब ये नीचे आया तो ये जिस एरिया पे टच कर रहा है उसको हम डी कह रहे हैं, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स फ्रॉम ए. मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर आ रहा है. ठीक है, देन द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक इज. अब देखो ऑब्वियसली ये एक ट्राइंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल. ये ए है, ये सी है और ये डी है. ये हमें 5 मीटर्स गिवन है, ये हमें 12 मीटर्स गिवन है. हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाना है यार डायरेक्ट. हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. और वैसे भी ये बहुत नॉर्मल है और बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये ट्रिपलेट्स. यहाँ पे आएगा 13 का स्क्वायर, मतलब 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा ये. तो हाइपोटेन्यूज जो हमारा सी डी आएगा, सी डी की वैल्यू 13 हो जाएगी. अब 13 तो सी डी है और ए सी 12 था, तो 13 प्लस 12 will give you 25, जो कि टोटल लेंथ थी हमारे ट्री की. तो 25 will be the final answer for this question. Did everyone got it? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. A piece of a tin is in the form of a rectangle having a length 12 centimeter and a width 8 centimeter, which is used to construct a closed cube. Okay, the side of the cube is, देखो ये हमने एक रेक्टेंगल लिया है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है इधर से. इसको हमने यूज करा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक क्यूब को. ओके, मतलब इस रेक्टेंगल से हमने इसको फोल्ड करा है और इससे क्यूब बनाई है. ओके, तो अब हमें बताना है कि साइड ऑफ द क्यूब कितनी हो सकती है. इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड क्यूब. तो क्यूब का सरफेस एरिया जो है वो इसके एरिया से इक्वल होना चाहिए. तो पहले तो इसका एरिया बताओ दो. एरिया क्या आएगा, 12 इंटू 8 दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर.
दिस इज द एरिया। अब यही एरिया जो है वो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होनी चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, है ना, एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर विल बी 96 अपॉन में 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। नाउ a स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 आ रही है तो a की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी तो 4 विल बी द फाइनल आंसर। डिड एवरीवन गॉट इट? हमें ये नहीं सोचना कि उसको किस तरीके से उन्होंने फोल्ड करा होगा या कुछ वेस्टेज तो नहीं निकली होगी, हमें डायरेक्टली बताना है कि जो एरिया इसका आएगा वही उसका टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए क्यूब का बाहर से, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो डायरेक्टली, 4 सेंटीमीटर की साइड आ जाएगी। अब चाहे वो जैसे मर्जी उसको फोल्ड करे, हमें नहीं पता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ सिलेंड्रिकल overhead tank of radius 2 centimeter and a height 7 centimeter। एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है और जो हाइट है वो 7 मीटर है, ठीक है। बहुत गंदी ड्राइंग बना रही हूँ मैं, इतनी गंदी ड्राइंग है नहीं मेरी, बट ठीक है जल्दी जल्दी सिखाना है तो फिर थोड़ा सा ऐसी बनता है। टू बी फिल्ड फ्रॉम एन अंडरग्राउंड टैंक, एक अंडरग्राउंड टैंक है, उससे हमें उसे फिल करना है, जिसका ये हमें डायमेंशन दी हुई है, मतलब ये क्यूबॉइडल है। तो इसकी वॉल्यूम निकाल लो, दोनों की वॉल्यूम होनी चाहिए ना। इसकी वॉल्यूम हो गई 5.5 इंटू 4 इंटू 6, 22 इंटू 6 करो 132 आ जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। जो अंडरग्राउंड टैंक है, ये अंडरग्राउंड टैंक का आपको वो दे रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका हमें पानी भरना है 132 मीटर क्यूब का। हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कंप्लीटली। अब पहले इसकी वॉल्यूम निकालो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज 7, 7 से 7 कट हुआ, ये हो गया 488 आ जाएगा मीटर क्यूब, राइट। This is the volume of the cylinder, right? तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें 88 गिवन है। अगर 88 इसमें से निकाल लें हम तो कितना बचेगा 4 एंड अगेन 4, तो 44 मीटर क्यूब फिर भी बच जाएगा, राइट। अब ये 44 मीटर क्यूब कितना है 132 का, कितना पार्ट है ये देख लो आप। 4 से काटो 11, 4 3 से 12, 4 3 से 12 और 11 से कट होगा 1 एंड 3, तो 1/3 पार्ट जो है वो फिर भी आपका कंप्लीटली फिल्ड रहेगा उस टैंक में। डिड यू गेट इट? सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, वो 88 मीटर क्यूब आया यहाँ से। जो नीचे अंडरग्राउंड टैंक है उसके अंदर 132 मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से 88 मीटर क्यूब तो इस सिलेंडर में डाल दिया जाएगा, ये फिल हो जाएगा। उसके बाद स्टिल जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें फिर भी 44 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है मतलब पानी है वो बचा रहेगा। अगर ये 44 मीटर क्यूब बचा हुआ है तो ये कितना पोर्शन है ओवरऑल का, तो ओवरऑल का 1/3 पोर्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा बड़ा है, घबराना नहीं है। जितना लंबा क्वेश्चन होता है ना उतना इजी होता है सॉल्व करना, ठीक है। सारे PYQs है, 2017 का क्वेश्चन है। देखो 3 पिलर्स है X, Y and Z of different heights. 3 spiders A, B and C starts to climb on these 3 pillars simultaneously. In one chance, A climbs on X by 6 centimeter but slips down 1 centimeter. मतलब जो पहला पिलर है X, लेट्स से कि ये X है, इस पे A ऊपर चढ़ रहा है, तो A 6 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है लेकिन 1 सेंटीमीटर नीचे भी गिर जा रहा है, मतलब ओवरऑल वो एक बारी में 5 सेंटीमीटर ही चढ़ पड़ा है, ठीक है। बी जो क्लाइंब कर रहा है वाई पे वो 7 सेंटीमीटर जंप कर रहा है एक बारी में, लेकिन नीचे आ जा रहा है 3 सेंटीमीटर। तो टोटल वाई वाला जो पिलर है, वाई वाले पिलर में जो बी जा रहा है वो 7 ऊपर जा रहा है, 3 नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही जी वाला जो पिलर है उसमें होगा कि सी क्लाइम्स कर रहा है 6.5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, 6.5 ऊपर जा रहा है,
लेकिन फिर 2 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, मतलब ओवरऑल कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर ओवरऑल जा रहा है वो, ठीक है। If each of them requires 40 chances to reach the top of the pillar, what is the height of the shortest pillar? सबको इंटू 40 कर दो और हमें बता दो कि सबसे शॉर्टेस्ट पिलर कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट वो होगा जिसका ओवरऑल कम जा रहा है, मतलब 4 × 40 वाला ही सबसे शॉर्टेस्ट होगा, या 5 है या 4.5 है, कम तो इसी में लग रहा है। 4 × 40 विल बी 160, तो 160 सेंटीमीटर हमारा होगा, लेकिन 160 सेंटीमीटर नहीं होगा, देखो 39 करो, 4 × 39, तो 4 9 36, 3 4 3 12 एंड 156 सेंटीमीटर तो वो ऊपर चढ़ गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जब वो ऊपर चढ़ेगा 7 सेंटीमीटर, तो वो ऊपर ही चढ़ जाएगा ना डायरेक्टली, फिर स्लिप थोड़ी होगा, क्योंकि वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा, फिर स्लिप नहीं होगा। तो अगर वो स्लिप नहीं हो रहा है तो इसमें 7 और जोड़ो तो 163 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट विल बी द राइट आंसर। आया, सबको समझ आया क्यों हमने 39 लिया है पहले? क्योंकि लास्ट वाली जो जंप होगी वो ओवरऑल जंप होगी, फिर तो पिलर के ऊपर खड़ा हो जाएगा ना वो स्पाइडर, वो नीचे स्लिप नहीं होगा फिर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 walls and ceilings of a room meet at right angles। जो 2 walls है ऑफ अ सीलिंग, वो राइट एंगल पे मीट करता है। आप अपने रूम को इमेजिन करो, वहां की 2 दीवारें देखो और ऊपर से सीलिंग देखो, तो क्या होता है, ये आपकी सीलिंग है और ये दीवार है, इस टाइप का आपको, ये वॉल 1 है, ये वॉल 2 है और ये आपकी सीलिंग आ गई, राइट। अ फ्लाई इज इन द एयर 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल, 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट पी। ये जो पॉइंट है इसको हमने P बोला है, इससे वो 9 मीटर दूर है P से। एक वॉल से 1 मीटर है और दूसरी वॉल से 8 मीटर है। हाउ मेनी मीटर इज द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग? सीलिंग से कितनी दूर होगी? ओके, नाउ लेट्स इमेजिन इट। 3D है थोड़ा, मेरे को नहीं पता मैं कैसे ड्रॉ कर पाऊंगी इसे। लेट्स मेक अ ग्राफ, ऐसे, सॉरी, जब हम 3D ग्राफ बनाते थे स्कूल में, उसी टाइप से अब हम यहाँ पे भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। और ये हमने पॉइंट ओरिजिन वाला ले लिया है। नाउ इट इज सेइंग द फ्लाई इज 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वॉल 1 ले लेते हैं, x और y वॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। और z जो है वो हमारी सीलिंग होगी। यहाँ से लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.8 यहाँ पर हमारा वो फ्लाई है जिसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमारा 9 मीटर्स है, ठीक है। नाउ वी वांट कि वो z से कितना दूर होगा, ओके। तो नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें अपनी 3D ज्योमेट्री याद करनी है जो हमने उस टाइम पे सीखी थी, जो कि आपके आई थिंक 10th क्लास में पढ़ी थी 3D ज्योमेट्री। उसी पॉइंट का हमने इसको यहाँ पे यूज करना है। नाउ देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जब x y z 3 पॉइंट्स होते हैं हमें 3D ज्योमेट्री में, डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, हमें P जो है वो तो ओरिजिन है, उसका क्या पॉइंट्स हमें पता है, उसके पॉइंट्स हमें पता है कि वो जो है 0 0 0 0 है ना। जो हमारा ये P पॉइंट है, ये जो ओरिजिन है, P इज 0 0 0, और जो हम अपना ये वाला पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, लेट्स से A, जहाँ पे फ्लाई है, वो A पॉइंट हमें पता है कि x से 1 है, दूसरा पॉइंट 8 है, लेकिन हमें z वाला पॉइंट नहीं पता है, तो उसको z ही मान के चलते हैं, ठीक है। हमें z निकालना है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है PA, जो डिस्टेंस है वो हमें 9 गिवन है। अब 3D ज्योमेट्री में याद करो कि डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था कि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होना चाहिए, x1 - x2 का स्क्वायर,
y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 9 का स्क्वायर विल गिव यू 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस z का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 81 हो गया, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, z का स्क्वायर z स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 65 हो गया, z स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81 माइनस 65, क्या आएगा आंसर 16 आएगा। तो z विल बी इक्वल टू अंडर रूट 16 जो कि वैल्यू होता है 4, तो हमारा 4 विल बी द राइट आंसर। तो z से कितनी दूर होगा, वो 4 मीटर्स दूर होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस हम लोग 2D में तो याद रहता है, पर 3D का भी याद रख लो। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. There are 24 equally spaced points lying on the circumference of a circle. मतलब ये एक सर्कल है और इसके circumference पे हमारे 24 points है equal distance पे, ठीक है। इनके बीच का जो distance है वो equal है। What is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by making sets of 3 points as its vertices? Okay. अब हमें ये बताना है कि 24 है पॉइंट्स, तो हमें ये बताना है कि कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना सकते हैं हम। कि हमने ले लिया, मान लो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लिया और इसको हमने इससे जोड़ दिया, तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। बट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगा, जब तीनों के बीच में इक्वल नंबर ऑफ लाइंस होंगी, ठीक है। ये तो मैंने 24 बनाई नहीं है, बट सी देखो यहाँ पे भी 3 लाइंस है, यहाँ पे भी 3 लाइंस है, यहाँ पे भी 3 लाइंस है। अब जब 24 होंगी तो कितने कितने स्पेस लेने पड़ेंगे हमें, 3 पॉइंट्स तो हमने वर्टिसेस के लिए ले लेने हैं, ठीक है। तो 24 में से 3 हमने वर्टिसेस निकाल दिए, बचे कितने 21 को 3 हिस्सों में बांटो तो 7, मतलब 7 पॉइंट्स का गैप हमें देना है 3 वर्टिसेस के बीच में, ठीक है। अब 7 पॉइंट्स का गैप दिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, फिर 7 पॉइंट का गैप दिया, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ लिया, ठीक है। अब ये 7 पॉइंट्स में से एक ही हो गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट करोगे, है ना। कैसे समझाऊं मैं इसको ना, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको अपने माइंड में सोच के कि आप कैसे कर सकते हो। 360 डिग्री इक्वली मूव करना है, ठीक है। देखो 24 इक्वली डिवाइडेड वो होंगे हमारे पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें पहले तो ये बताओ कि कितना डिग्री ऑफ एंगल बनेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें कितने 2 वर्टिसेस का अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री होते हैं एंगल्स, है ना। तो 2 साइड्स के एंगल मिला के कितने हो गए, 120 डिग्रीज हो गए, राइट। 2 वर्टिसेस के। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस, आई विल शो यू वन सेकेंड। देखो हमने पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 में उसको हमने 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक सेक्टर का एंगल कितना बनेगा, 24 को डिवाइड करोगे इससे तो 4 6 24 4 9 तो 3 1 3 3 5 15 डिग्रीज जो है हमारा सेंटर पे एंगल बनेगा। तो जैसे अगर हमने इसको 24 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो सेंटर पे 2 सेक्टर्स का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 15 डिग्रीज, ठीक है। अब अगर हमें इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ओके। अब एक सेक्टर हमें 15 डिग्री दे रहा है और 120 डिग्रीज हमें 2 साइड्स दे रही है ना। 120 डिग्रीज ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस का एंगल हो गया 20 डिग्रीज, ठीक है। और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 15 डिग्रीज। तो अब हमें ये बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हम बना सकते हैं।
तो मेजरली ये 120 को अगर आप 15 डिग्री से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 15 8 120 होता है, तो 8 ट्राइंगल्स आप इसमें बना सकते हो। देखो जो मैं आपको बता रही थी ना विजुअलाइज करने के लिए, वो भी ठीक है वैसे तो, कि आपने 7 वो पार्ट्स को बीच में गैप देना है। एक वर्टेक्स यहाँ ले लिया, दूसरा वर्टेक्स यहाँ ले लिया, हमने 7 का गैप ले लिया। एक तो ये हो गए, फिर हम नेक्स्ट वाले गैप पे शिफ्ट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले गैप पे शिफ्ट करेंगे। धीरे धीरे कब तक शिफ्ट कर सकते हैं, जब तक हम दूसरे वर्टेक्स पे ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर हम इस वाले गैप पे, इस वाले पॉइंट पे पहुंच गए तो हम वापस से वही ट्रायंगल बना देंगे जो हमने सबसे पहले बनाया था। तो 7 ट्राइंगल तो ये बन पाएंगे और एक हमने स्टार्टिंग में बना ही लिया है। तो टोटल 7 + 1 विल गिव यू 8 ट्राइंगल्स जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। या फिर बना के देख लेना, एक सर्कल बनाना, उसको 24 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना। तो जैसे मैंने इसमें बनाया था ना, लेट्स से कि इसमें और गैप दे दो ऐसे, तो एक ट्राइंगल ये हो गया। अब जो हम दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे ना, वो ऐसे ले लेंगे, इधर से ये वाला गैप और ये वाला गैप, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। फिर हमने दूसरे गैप से बना दिया इस वाले ऐसे, फिर तीसरे गैप से बना दिया, फिर चौथे गैप से बना दिया। क्योंकि यहाँ पर 7 गैप्स हैं तो हम 7 और ट्राइंगल्स यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद जब आप लास्ट वाला बनाने जाओगे ना, तो वो वापस से वही ट्राइंगल बन जाएगा जो स्टार्टिंग में बनाया था, क्योंकि फिर से 7 वाला गैप हो जाएगा, है ना। तो टोटल 8 ही आप ट्राइंगल्स बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, P, Q and R are 3 towns. The distance between P and Q is 60 kilometers, whereas distance between P and R is 80 kilometer. Q is in the west of P and R, and अच्छा, P के वेस्ट में Q है and R is in the south of P. R जो है वो यहाँ है। हमें डिस्टेंस क्या गिवन था, P और Q का 60, और हमें गिवन था P और R का डिस्टेंस 80। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस Q और R का क्या है। वही हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगेगा, 90 डिग्री एंगल है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 8 36 और 64, इन दोनों को ऐड करोगे 100 बनता है, जो कि 10 का स्क्वायर होता है। तो अब क्योंकि ये 60 है, 6 नहीं है, 80 है, 8 नहीं है, इसलिए 110 की बजाय हम लोग इसको 100 लेके चलेंगे। 100 विल बी द फाइनल आंसर। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाना, आपको समझ आ जाएगा। जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना, वो 6 8 10 होते हैं, 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है। इस टाइप के कई सारे कॉमन ट्रिपलेट्स होते हैं जो यूज हो जाते हैं बहुत जगह। याद कर लोगे तो इजी रहेगा सॉल्व करना है। नाउ दिस इज CSAT 2020 का क्वेश्चन है। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द स्क्वायर एंड द सर्कल इज 2. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द स्क्वायर एंड द सर्कल इज 8. देखो फर्स्ट पार्ट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आप एक सर्कल बना रहे हो और उसमें मिनिमम इंटरसेक्शन बना रहे हो, लेट्स से कि मैंने स्क्वायर यहाँ बना दिया, तो मिनिमम इंटरसेक्शन तो सिर्फ एक हो रहा है जो कि वर्टिसेस से हो रहा है, तो 2 से भी कम हो सकते हैं। मिनिमम 2 नहीं होगा, 2 से भी कम हो सकता है इंटरसेक्शन। और मैक्सिमम जो है वो 8 होगा। 8 क्यों होगा, लेट्स से कि ये मैंने स्क्वायर बनाया और सर्कल बनाया मैंने ऐसे, वो हर जगह 2-2 पॉइंट्स से इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है हर जगह, तो 8 हो गए टोटल। तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये ठीक है, 8 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 से कम पॉसिबल है, 1 इंटरसेक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑन मंडे मोस्ट प्रोबेबली विद द इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे हम लोग, और इसका सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीक, ऑफ कोर्स सैटरडे या फिर आपको फ्राइडे को देखने को मिल जाएगा। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर और साथ में प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। I wish you will clear this year and you will achieve all your dreams. Okay, I'll see you. Bye bye everyone.